हमने बात किया उस दिन कि प्रतियोगी और अनुयोगी। न्याय दर्शन, मैंने कहा था कि 12वीं शताब्दी के बाद, 9वीं शताब्दी के बाद उदयनाचार्य को ऐसा लगा कि भाषा भी दोषयुक्त हो सकती है। हम जब कुछ कहना चाह रहे हैं और हमारे बातों का संप्रेषण ठीक ठीक नहीं हो पा रहा है, हमारी विवक्षा, वक्तुम इच्छा, हमारी बोलने की इच्छा कुछ और है, लेकिन श्रोता कुछ और अर्थ को समझ रहा है, तो कुछ समस्याएं भाषागत भी है। तो भाषा के समाधान के लिए न्याय शास्त्र ने एक नई भाषा का, आर्टिफिशियल लैंग्वेज को डेवलप किया, कृत्रिम भाषा का निर्माण करना प्रारंभ किया। और वह कृत्रिम भाषा जो नव्य न्याय की भाषा है, उस नव्य न्याय की भाषा में अपने पूरे ग्रंथों की रचना की। तो नव्य न्याय की जो भाषा है, वह भाषा को जब आप सीखेंगे तो उसमें आप सापेक्षिक, जो कहते हैं आप, दो वस्तुओं के बीच में जो आपस में सापेक्षिक ज्ञान होता है, एक के बिना दूसरे का ज्ञान संभव नहीं है। जैसे मैं कहूं एक ही व्यक्ति है, आप में से कोई एक व्यक्ति है, वह व्यक्ति अपने घर में पुत्र होता है, महाविद्यालय में वह छात्र होता है, अपने दोस्तों के बीच में मित्र होता है, बहन का भाई होता है। अब देखिए, एक ही व्यक्ति है और वो व्यक्ति कभी पुत्र है, भाई है, मित्र है, छात्र है। तो अगर मैं यह कहूं कि एक्स छात्र है, तो तुरंत आपके बीच से एक विद्यार्थी को उठेगा, बोलेगा एक्स छात्र है, लेकिन वो तो मेरा भाई है, छात्र कैसे कह रहे हैं? तो ये भाषा का दोष हो गया। तो नव्य न्याय ने इसी समस्या के समाधान के लिए एक लाया, से उन्होंने कहा कि निरूप्य निरूपक, डिस्क्राइबर एंड डिस्क्राइब्ड। आगे परेशान नहीं होना है, आगे पढ़ेंगे इसको। कॉन्टेक्सचुअल प्रॉपर्टी, कॉन्टेक्स्ट में, भाई जब कॉलेज में है, कॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में वो स्टूडेंट है, अपने बहन के कॉन्टेक्स्ट में वो भाई है, अपने मित्र के कॉन्टेक्स्ट में वो मित्र है, पिता कॉन्टेक्स्ट में वो पुत्र है। अब देखिए, मैं कहूं अगर कि दशरथ का पुत्र राम, तो यहां आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन मैं कहूं राम पुत्र है, तो यहां कंफ्यूजन संभव है। लक्ष्मण का पुत्र है क्या? भाषा में दोष हो गया। भाषा जो कहना चाह रही है वो नहीं कह पाई। तो नव्य न्याय इसी तरह के भाषा को डेवलप किया। उसी में से एक टर्म है अनुयोगी और प्रतियोगी। और नव्य न्याय की भाषा को कहने के लिए जो अनुयोगी और प्रतियोगी, ये क्या है, कैसे है, प्रयोग कैसे होता है? जगत के सभी वस्तुओं को, जगत के सारे वस्तुओं को अगर इकट्ठा इकट्ठा कर लें हम,
तो वो दो प्रकार का हो सकता है, स्वप्रतियोगिक पदार्थ और निष्प्रतियोगिक पदार्थ। एक मिनट। जगत के सारे पदार्थ को अगर हम एक नए सिरे से बांटने का प्रयास करें तो दो प्रकार का हो सकता है, स्वप्रतियोगिक पदार्थ और निष्प्रतियोगिक पदार्थ। निष्प्रतियोगिक पदार्थ जगत की सभी वस्तुओं को इकट्ठा कर ले अगर, और इकट्ठा करके अगर बांटा जाए तो वह दो भागों में बटेगा, स्वप्रतियोगिक और निष्प्रतियोगिक। मुझे इस पेन को जानना है, इस पेन को जानने के लिए मुझे और किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। टू नो द पेन आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नीड टू नो एनीथिंग एल्स। इस कलम को जानने के लिए मुझे और किसी और वस्तु को जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह कलम है, कलम अगर बाहर है तो उसको मैं ज्ञान की प्रक्रियाओं के माध्यम से, प्रत्यक्ष से, अनुमान से उसको मैं जान सकता हूं कि कलम है। तो इस कलम जो वस्तु है, इस कलम वस्तु को जानने के लिए मुझे और किसी वस्तु के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे अगर इस कलम के अभाव को जानना है, देखिए दो तरह के ज्ञान की बात मैं कर रहा हूं। मुझे इस पेन को जानना है या मुझे एब्सेंस ऑफ पेन को जानना है। ये दो अलग अलग पदार्थ हैं। ये पेन क्या है? भाव पदार्थ है, द्रव्य है, और एब्सेंस ऑफ पदार्थ अभाव है। मुझे अगर इस पेन का ज्ञान करना है, इस पेन को मैं जान सकता हूं, इस पेन को जान सकता हूं मैं, ये पेन मेरे ज्ञान का विषय बन सकता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान किसी के माध्यम से मैं जान सकता हूं। लेकिन अगर मुझे एब्सेंस ऑफ पेन को जानना है, अगर मुझे पेन के अभाव को जानना है, कलम के अभाव को जानना है, तो कलम के अभाव को जानने के लिए मुझे कलम के ज्ञान की आवश्यकता है। कलम के ज्ञान के बिना, कलम के ज्ञान के बिना हम कलम के अभाव का ज्ञान नहीं कर सकेंगे। कलम की अभाव के ज्ञान के लिए, कलम के अभाव के ज्ञान के लिए कलम का ज्ञान होना आवश्यक है। यहां कलम के ज्ञान के लिए मुझे किसी और ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, लेकिन यहां कलम के अभाव के ज्ञान के लिए मुझे कलम के ज्ञान की अपेक्षा है। कलम के ज्ञान के बिना हम कलम के अभाव को नहीं जान सकते। जब तक मैं कलम को नहीं जानूंगा, अनलेस आई नो पेन, जब तक मैं कलम को नहीं जान पाऊंगा, जब तक कलम को नहीं जानूंगा, तब तक मैं कलम के अभाव को नहीं जान। यह पेन जो है, ये पेन क्या है? पेन ये क्या है? प्रतियोगी है। कलम इस अभाव का प्रतियोगी है। इसीलिए कलम इस अभाव का प्रतियोगी है, इसलिए अभाव क्या हो गया? अभाव कैसा हो गया? प्रतियोगी वाला हो गया, तो सौ प्रतियोगिक हो गया। और ये यहां कलम के ज्ञान के लिए मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रतियोगी का ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया? निष्प्रतियोगिक हो गया। निष्प्रतियोगिक हो गया। इसीलिए अभाव पदार्थ को, अभाव पदार्थ को सौ प्रतियोगिक पदार्थ कहा गया है। अब इस प्रतियोगी तीन जगह, तीन ऐसे स्थल हैं जहां प्रतियोगी और अनुयोगी हो संभव है। सबसे पहला स्थल है अभाव। अभाव प्रतियोगी वाला, प्रतियोगी अनुयोगी वाला होता है। दूसरा है संबंध।
और तीसरा है सादृश्य। ये तीन ऐसे स्थल हैं जहां प्रतियोगी और अनुयोगी, जिसको जानने के लिए, जिसके ज्ञान के लिए मुझे प्रतियोगी और अनुयोगी को जानना आवश्यक होता है। हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था पहले क्या, अभी अभाव वाला जब पढ़ रहे थे हमने पढ़ा भूतले घटाभाव या घटाभाववद भूतलम। यह अभाव है, घट है, अरे भूतल है। यहां यह अभाव है, घट। अभाव किसका है? किसका अभाव? घट का अभाव। कहां है अभाव? भूतल पर अभाव। तो अगर अभाव के दृष्टिकोण से देखेंगे, अभाव ऑफ व्हाट? जिसका अभाव होगा, यस्या यस्या भावः सप्रतियोगी। जिसका अभाव है वह प्रतियोगी है। अभाव किसका है? घट का है। तो घट हो गया प्रतियोगी। और लोकस ऑफ द अभाव क्या है? अभाव का आधार क्या है? यत्राभावः सो अनुयोगी। मैंने कहा था आपको कि सौ प्रतियोगी पदार्थ तीन होते हैं। अभाव, अब अभाव के केस में समझिए जरा, यह अभाव है। अब अभाव किसका अभाव है? घट का अभाव है। तो जिसका अभाव है वो क्या होगा? प्रतियोगी। और जिसमें अभाव है वो क्या होगा? अनुयोगी। तो घट क्या हो गया? घट हो गया घट हो गया घट हो गया प्रतियोगी, और भूतल हो गया अनुयोगी। घट प्रतियोगी है और भूतल क्या है? अनुयोगी। तो अभाव के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, अभाव के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, तो अभाव के संदर्भ में जिसका अभाव है वह है प्रतियोगी, और जिसमें अभाव है वह है अनुयोगी। इसीलिए अभाव स्वप्रतियोगिक पदार्थ है, क्योंकि अभाव प्रतियोगी वाला पदार्थ है। हम्म। हम सब जानते हैं कि ये घटत्व जो है, घटत्व घट में होता है। घटत्व घट में है, लेकिन ये घटत्व ज्ञान की आवश्यकता घटाभाव के लिए नहीं है। अभाव, यहाँ घट का जो अभाव है कंसेप्चुअलाइज किया गया है कि अभाव का जो प्रतियोगी है, अभाव जिसका अभाव है वो घट है। अब दूसरा जो केस है वह संबंध वाला। दूसरा केस है संबंध वाला। संबंध भी स्वप्रतियोगी पदार्थ है। संबंध भी स्वप्रतियोगी पदार्थ है। संबंध के बारे में जब मैं बात करता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं, फिर दोबारा लेता हूं। संबंध के बारे में जब मैं बात करता हूं, तो संबंध के लिए मैंने कहा था कि सपोज जब दो चीजें, दो वस्तु आपस में, मान लीजिए एक्स और वाई आपस में रिलेटेड है, एक्स और वाई आपस में रिलेटेड है, एक्स और वाई के बीच में संबंध है। यहां इसकी बात करूंगा बाद में। एक्स और वाई, ये तीन तरह की बातें हो सकती है। या तो अभाव, मैं ये कह दूं कि अभाव और इसकी बात एग्जाम्पल बाद में दूंगा। मैं कह दूं कि एक्स एंड वाई आर रिलेटेड। मैं कह दूं कि एक्स और वाई संबंधित है।
या मैं ये कहूं कि x y से रिलेटेड है, या मैं कहूं कि y x से रिलेटेड है। इसको मैं एग्जाम तीन बातें हैं, जैसे हमने अभी लिया था ना घटाभाव, घटाभाव भूतल की बात मान लीजिए करते हैं, तो तीन बातें हो सकती है। या तो मैं कहूं कि भूतल और घटाभाव संबंधित है, घटाभाव भूतल के बीच में संबंध है, ये कह दूं। या मैं ये कहूं कि घटाभाव भूतल से संबंधित है, घटाभाव शुरू हुआ और भूतल में जाके टर्मिनेट हो गया। या मैं यह कहूं कि भूतल घटाभाव से संबंधित है। तीन तरह की बातें हो सकती हैं। मान लीजिए मैं कहूं, ऐसे कर दूं, तीन केस बनेंगे कि घटाभाव है और भूतल है। मैंने संबंध का डायरेक्शन तय नहीं किया, लेकिन मैं ये कह दूं कि ये घटाभाव है और संबंध का डायरेक्शन तय कर दिया कि ये भूतल है। या मैं ये कह दूं कि ये भूतल है और ये घटाभाव है। तीनों तरह की संभावनाएं, तीनों तरह की संभावनाएं संभव है। अब कहता क्या है कि इस केस में, इन दिस केस, हमने घटाभाव और भूतल के बीच में किसी डायरेक्शन को तय नहीं किया। इस केस में हमने घटाभाव और भूतल के बीच में संबंध को बता दिया, और इस केस में भी हमने भूतल और घटाभाव के बीच में संबंध को बता दिया। मुझे यहां भूतल और घटाभाव के बीच संबंधों का पता नहीं है, लेकिन इस केस में मुझे घटाभाव और भूतल के बीच में संबंध के बारे में पता है कि संबंध यहां से शुरू होता है और यहां इसका अवसान होता है। यहां भी मैंने यहां शुरू होता है और यहां इसका अवसान होता है। तो जहां से संबंध शुरू करते हैं वो होता है प्रतियोगी, और जिसमें उसका अंत होता है वो होता है अनुयोगी। जैसे देखिए, घटाभाव भूतल से संबंधित है, तो यहां क्या हो जाएगा घटाभाव, यहां घटाभाव हो जाएगा प्रतियोगी, और यहां भूतल क्या हो जाएगा, अनुयोगी। इस वाले केस में क्या होगा, भूतल घटाभाव संदर्भित है, तो भूतल क्या हो जाएगा, भूतल हो जाएगा प्रतियोगी, घटाभाव क्या हो जाएगा, अनुयोगी। देखिए, इसके जस्ट उल्टा है। उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि संबंध की डायरेक्शन उल्टा हो गया। संबंधों के डायरेक्शन बदलने से अनुयोगी और प्रतियोगी बदल गए, अनुयोगी और प्रतियोगी बदल गए। अब देखिए कि हमने अभाव के संदर्भ में जब बात किया था, या अभाव वाला संदर्भ जो था यहां, इसमें हम क्लियर नहीं है, बट इस दोनों में अभाव इज रिलेटेड टू भूतल और भूतल इज रिलेटेड टू अभाव, इसमें हम पूरा क्लियर है। यहां अभाव संबंधित है भूतल से और यहां भूतल संबंधित है अभाव से। लेकिन अभाव वाले केस में मैंने बताया था, जहां दो बातें देखिए, संबंधों के दृष्टिकोण से जब मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यहां संबंधों के दृष्टिकोण से जब मैं बात कर रहा हूं तो ये घटाभाव हो जा रहा है प्रतियोगी और भूतल अनुयोगी। ये संबंधों दृष्टिकोण से जब मैं बात कर रहा हूं तो घटाभाव हो रहा है अनुयोगी, भूतल प्रतियोगी। क्यों, संबंधों के डायरेक्शन बदल जाते हैं। लेकिन जब मैं अभाव के संदर्भ में बात करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, कॉन्ट्रास्ट कीजिए। मैंने कहा था कि अभाव और संबंध दोनों 100 प्रतियोगिक पदार्थ है। अभाव में भी क्या होगा,
अनुयोगी प्रतियोगी, संबंध में भी क्या होगा, अनुयोगी प्रतियोगी। अभाव में देखिए, यहाँ अभाव का प्रतियोगी क्या है, घट, और अभाव का अनुयोगी क्या है, भूतल। लेकिन यहाँ संबंधों के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं, तो संबंध का अनुयोगी क्या है यहाँ, भूतल, और प्रतियोगी क्या है, घटाभाव। तो संबंधों के बारे में जब बात करेंगे, जब अनुयोगी और प्रतियोगी को संबंधों के दृष्टिकोण से बात करेंगे, तो जहां से शुरू हो रहा है वह है प्रतियोगी, और जहां अंत हो रहा है वह है अनुयोगी। जैसे ये घटाभाव और भूतल के बीच में संबंधों की अगर बात करें, घटाभाव भूतल से संबंधित है। संबंध कौन सा है, तो संबंध कौन सा है बाद में बात करेंगे, लेकिन घटाभाव और भूतल के बीच में अनुयोगी और प्रतियोगी को पहले समझिए। तो घटाभाव और भूतल से संबंधित है, तो घटाभाव से शुरू हुआ और भूतल में इसका अंत हुआ, तो घटाभाव हो गया प्रतियोगी, भूतल हो गया अनुयोगी। यहाँ भूतल घटाभाव से संबंधित है, तो भूतल हो गया प्रतियोगी, घटाभाव हो गया अनुयोगी। ये संबंधों के संदर्भ में बात है। लेकिन अगर अभाव के संदर्भ में जब हम बात करेंगे, तो अभाव के संदर्भ में जब हम बात करेंगे, तो जिसका अभाव, जिसका अभाव है वो है प्रतियोगी, और जिसमें अभाव वो है अनुयोगी। ये हो गया। तो यहां क्या होता है, भूतल इज अनुयोगी और घट इज प्रतियोगी। संबंध में क्या हो जाएगा, संबंध में होगा भूतल इज अनुयोगी और अभाव घटाभाव इज प्रतियोगी, या अभाव ही प्रतियोगी हो जाता है, या अभाव प्रतियोगी नहीं होता है, जिसका अभाव होता है वह प्रतियोगी होता है। तो ये बात कह रहे थे। अब देखिए, जब मैंने आपको कहा कि घटाभाववत भूतलम, लुक एट अभाव, इन द केस ऑफ अभाव, मैंने अभाव को देखा, मैं कहा, भाषा में कहा घटाभाववत भूतलम। जब मैंने कहा घटाभाववत भूतलम, तो यहां मैंने अभाव को, घटाभाव को भूतल के विशेषण के रूप में देखा। घटाभाववत भूतलम, इन दिस केस हमने घटाभाव को भूतल के विशेषण के रूप में देखा। जब मैंने घटाभाव को देखा, घटाभाव को भूतल के विशेषण के रूप में देखा, हमने घटाभाव को घटाभाव की तरह नहीं देखा, हमने घटाभाव को घटाभाव की तरह नहीं देखा, हमने घटाभाव को विशेषण के रूप में देखा, विशेषण की तरह देखा। यह हमारे ज्ञान में विशेषण के रूप में आया, क्योंकि शब्द में मैं कह रहा हूं तो मतलब विशेषण में है। और जैसे मैं कहता हूं, जैसे घटाभाव को मैंने विशेषण के रूप में देखा, तो दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई विशेषण नहीं है जो विशेष्य के बिना हो। जैसे मैंने कहा कि घटाभाव विशेषण है, तो भूतल अपने आप विशेष्य हो गया। तो यहां जो देखा हमने, एक पेड़ तैयार हो गया विशेषण विशेष्य का। ये घटाभाव अगर बना विशेषण, घटाभाव बना विशेषण, अगर घटाभाव विशेषण है तो भूतल क्या हो जाएगा, विशेष्य। और कहता है कि मैं जब देखता हूं, मैंने जब देखा घटाभाव को, तो घटाभाव को जैसे मैंने देखा, तो घटाभाव को घटाभाव की तरह नहीं देखा, घटाभाव को विशेषण की तरह देखा। अब जब हम कहते हैं, जब तक हम कहते हैं अभाव, कोई दिक्कत, जैसे हम कहते हैं घटाभाव, जैसे जब तक हम कहते हैं कि घटाभाव है, जब तक हम कहते हैं अभाव, अभाव, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे मैं कहता हूं घटाभाव विशेषण है, ऐसे ही क्या होता है, विशेष्य की अपेक्षा होती है, और घटाभाव अगर विशेषण है तो भूतल विशेष्य हो जाएगा। ये जो हमारा कॉग्निशन है, ये जो हमारा ज्ञान है, घटाभाववत भूतलम, इस घटाभाववत भूतलम में घटाभाव विशेषण के रूप में अपीयर हो रहा है। ये जो मुझे घटाभाववत भूतलम ज्ञान होता है, इस ज्ञान में घटाभाव विशेषण के रूप में हमारे सामने आता है। और हमने 90 के लिए मैंने कहा था कि भाई जो भी कुछ कह रहे हैं क्यूरेट करना चाह रहे हैं, और भाषा में तो सब कुछ कम्युनिकेट हो जाएगा हमारे यहाँ। इसीलिए
यहां भी जो है विशेषण और विशेष्य, यह भी अनुयोगी और प्रतियोगी के रूप में है, अनुयोगी और प्रतियोगी के रूप में है। और हमने एक नियम बनाया था, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है, मुझे घटाभाव को दिख रहा है, मुझे घटाभाव का प्रत्यक्ष करना है। और घटाभाव का प्रत्यक्ष डायरेक्ट तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये द्रव्य है और ये अभाव है। हम जब भी करेंगे तो इसी के थ्रू करेंगे, लेकिन मुझे इन दोनों के बीच के संबंध का तो पता नहीं है। संबंध का पता क्यों नहीं है? क्योंकि ये भाव है और ये अभाव है। संबंध का पता जब तक इस दोनों के बीच में मुझे नहीं लगेगा, और संबंध जो है संयोग से संभव है नहीं। क्यों? क्योंकि ये द्रव्य है और ये द्रव्य नहीं है, तो संयोग से ये संबंध हो नहीं सकता, समवाय से हो नहीं सकता, क्योंकि समवाय 5 जगह ही रहते हैं। तो कौन सा संबंध होगा जिसके माध्यम से भूतल में घटाभाव संबंधित होगा? तो इसके लिए जो कहता है, और संबंध अगर मुझे पता लगेगा, संबंध मुझे अगर पता चल जाएगा, मैंने कहा कि ये विशेषण है, विशेष्य है। और अगर मैं ये कहूं कि घटाभाव भूतल से संबंधित है, घटाभाव भूतल से संबंधित है, तो घटाभाव क्या हो जाएगा? घटाभाव हो जाएगा प्रतियोगी और भूतल हो जाएगा अनुयोगी, भूतल हो जाएगा अनुयोगी। और हमने एक नियम बनाया हुआ है, हाँ, या मैं कहूं भूतल से घटाभाव संबंधित है, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा प्रतियोगी और ये हो जाएगा अनुयोगी, चेंज हो सकता है अनुयोगी। अब देखिए, हमने एक नियम बनाया हुआ है कि अनुयोग संबंध क्या होता है, तो कहा जब प्रतियोगी और अनुयोगी हो ना, तो अनुयोगी में रहने वाला धन अनुयोगी निष्ठ धर्म संबंध, अनुयोगी में रहने वाला धर्म संबंध होता है। अब ये अगर मान लीजिए ये घटाभाव अनुयोगी है, ये विशेषण है, इसमें धर्म क्या रहेगा? विशेषणता। विशेषण में क्या रहेगा? विशेषणता। और ये है विशेष्य, इसमें क्या रहेगा? विशेष्यता, विशेष्यता। और हमने जो पढ़ा हुआ है विशेषण विशेष्य भाव, विशेषण विशेष्य भाव, पाणिनि ने भाव के लिए सूत्र दिया हुआ है, भावे त्व तल और त्व प्रत्यय, तल और त्व प्रत्यय। और ये भाव जो है दोनों में जाएगा, विशेषण में भी विशेष्य में भी। तो क्या हो जाएगा? विशेष्यता और विशेषणता, विशेषण। तो अगर इसको मैं ऐसे देखूं कि आज जब चक्षु हमारा भूतल से कनेक्ट होता है, संयुक्त होता है, जब भूतल से चक्षु हमारा संयुक्त होता है, जब तो संयुक्त होता है भूतल से घटाभाव से, मान लीजिए अभाव से मेरा चक्षु अगर जुड़ता है, तो वो अभाव को, घटाभाव को विशेषण के रूप में देखता है। वेन चक्षु जब घटाभाव को देखता है तो भूतल के विशेषण के रूप में देखता है। तो विशेष, इसीलिए विशेषणता संबंध से घटाभाव भूतल में रहता है, और भूतल विशेषता संबंध से घटाभाव में रहता है। इसीलिए इसी संबंध को, और जब ये संबंध है, जो इसी संबंध को मुझे ढूंढना था, तो घटाभाव भूतल में विशेषणता से रहता है और भूतल घटाभाव में विशेषता से रहता है। तो चक्षु संयुक्त विशेषणता संबंध से मुझे घटाभाव का ज्ञान होगा, घटाभाव का प्रत्यक्ष होगा। चक्षु संयुक्त विशेषता संबंध से मुझे भूतल का ज्ञान होगा, इसलिए इसका नाम दिया विशेषण विशेष्य भाव। तो अभाव का प्रत्यक्ष के लिए जो सन्निकर्ष है, जो संबंध है, विशेषण विशेष्य भाव है। तीसरा जो कंडीशन है, मैंने अभी हम लोग बात कर रहे थे 100 प्रतियोगी पदार्थों का, तो मैंने कहा कि 100 प्रतियोगी पदार्थ जो है 3 है। पहला मैंने बताया था आपको अभाव, दूसरा बताया था मैंने आपको संबंध, संबंध पे भी हम लोगों ने बात की, और तीसरा सादृश्य। सादृश्य, सादृश्य क्या है? सादृश्य में भी, सादृश्य जब भी होगा तो दो वस्तुओं के बीच में होगा, और उन दो वस्तुओं में एक अनुयोगी होगा और एक प्रतियोगी होगा। सपोज मैं ये कहूं कि x इज सिमिलर टू y, x y के सादृश्य है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि दो वस्तु की सादृश्यता की अगर हम बात कर रहे हैं, दो वस्तुओं का सादृश्य है,
तो सबसे पहला शर्त तो ये होना चाहिए कि x इज नॉट y, x इज डिफरेंट टू y, x y से अलग अलग है। अगर सिमिलैरिटी की बात करेंगे और दो अलग अलग नहीं है, मैं कहूँ एक्स इज एक्स, सिमिलैरिटी है दोनों में, हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स और एक्स के बीच में संबंध क्या होगा, तादाद में संबंध होगा। लेकिन एक्स इज वाई, एक्स वाई से अलग है, लेकिन क्या है, पहला शर्त क्या है कि एक्स वाई से अलग होना चाहिए सिमिलैरिटी के लिए, और दूसरा यह है कि दोनों दोनों जो है बोथ शुड शेयर सम कॉमन कैरेक्टर, दोनों के बीच में कुछ जो है सामान्य धर्म होना चाहिए। बंडल ऑफ प्रॉपर्टीज, बंडल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज बिटवीन एक्स एंड वाई, दोनों के बीच में कुछ एक्स और वाई के बीच में कि सिमिलर होना चाहिए, बंडल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, बंडल ऑफ एक्स और वाई अलग अलग होनी चाहिए, दो भिन्न एंटिटी होनी चाहिए, लेकिन एक्स और वाई के बीच में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसको कहा है तद भिन्नत्वे सति, तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो दर्शनम, भूयो धर्मत्वम, सॉरी, तद भिन्नत्वे सति, एक्स और वाई दोनों डिफरेंट है, लेकिन तदगत उसमें रहने वाला, एक्स में रहने वाला प्रॉपर्टी ए है, वाई में रहने वाला प्रॉपर्टी ए है, दोनों प्रॉपर्टी सिमिलर होना चाहिए। अब ये कहता है कि यहां भी प्रतियोगी और अनुयोगी होता है, सादृश्य है, अनुयोगी और प्रतियोगी। फिर यहां जो है प्रतियोगी वो डिस्क्राइबर है, प्रतियोगी डिस्क्राइबर है, और अनुयोगी लोकस है। प्रतियोगी जो है निरूपक है, प्रतियोगी बताने वाला है, और सादृश्य बताया जाता है। और कहां बताया जाता है, किसी वस्तु में बताया जाता है। जैसे मैं कहूं कि चंद्र सदृश मुखम, तो पहला बात क्या है कि चंद्र चंद्रमा मुंह नहीं है, दोनों अलग अलग है, लेकिन चंद्रमा की कुछ क्वालिटी है जो मुख में है। तो चंद्र जो है, चंद्र हो गया प्रतियोगी, और चंद्रमा में रहने वाले कुछ धर्म है जो मुख में भी है, मुख हो गया अनुयोगी। तो चंद्र निरूपित, चंद्रमा के द्वारा निरूपित जो कुछ गुण है, जो धर्म है, वो मुख में भी है। तो चंद्रमा क्या हो गया, प्रतियोगी, और मुख हो गया अनुयोगी। तो ये जो तीन हमारे पदार्थ है, 100 प्रतियोगिक पदार्थ है, चूंकि प्रतियोगी और अनुयोगी ये नया टर्म था, और मुझे लगा कि शायद आभार के संदर्भ मैंने चर्चा तो कर दिया कि स्पष्ट होनी चाहिए। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अनुयोगी और प्रतियोगी, 100 प्रतियोगिक पदार्थ तीन है, अभाव, संबंध, सादृश्य। अभाव के संदर्भ में जिसका अभाव होता है वह होता है प्रतियोगी, और जिसमें अभाव होता है वो होता है अनुयोगी। संबंध के सदृश्य में जहां से हम एरो को शुरू करते हैं वह होता है प्रतियोगी, और जहां एरो को अंत करते हैं वो होता है अनुयोगी। और सादृश्य के संदर्भ में जिससे, जिसके दो वस्तु है तो जिससे तुलना करते हैं वो होता है प्रतियोगी, और जिसमें टर्मिनेट होता है वो होता है अनुयोगी। चंद्रमा के कुछ गुण हैं जो मुख में होता है, मुख होता है अनुयोगी, चंद्रमा होता है प्रतियोगी। ये तीन वस्तु, तीन चीजें बहुत आवश्यक था। और एक बात और कि अनुयोगी में रहने वाला धर्म जो है वो संबंध होता है, जिससे आपको विशेषण और विशेष भाव थोड़ा स्पष्ट होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हम लोग आएंगे अनुमान पे, अनुमिति पे। और अनुमिति के लिए जो हम लोग बात कर रहे थे, मैं जब ज्ञान को आपने देखा, जब ज्ञान को आपने दो भागों में किया था, स्मृति और अनुभव, और ये अनुभव के चार भेद थे, सॉरी ये अनुभव के दो भेद थे, यथार्थ और अयथार्थ। इस यथार्थ के चार भेद थे, प्रत्यक्ष,
अनुमीति, उपमीति, शाब्दिक, ये 4 वेद थे। मैंने कहा कि ज्ञान जब भी प्राप्त होता है, जगत की वस्तु है, ये इसको जब हम इंटरलाइज करते हैं, जब ये ज्ञान हमारे अंदर आता है, तो एक प्रक्रिया से आता है। नॉलेज कम्स इनटू बीइंग थ्रू अ प्रोसेस। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो करण की अपेक्षा होती है। करण, जब तक ये पेन रखा हुआ है, ये वस्तु विषय है, वस्तु है, जब इसको जान लिया मेरे ज्ञान का विषय बन गया, लेकिन लिखने लगा तो करण बन गया। तो जब ये कोई वस्तु व्यापार से युक्त हो जाता है तो करण हो जाता है, और जब तक व्यापार नहीं होगा तो कार्य कैसे होगा? तो करण की आवश्यकता है। जैसे हमने देखा कि प्रत्यक्ष ज्ञान में क्या हो, किसी वस्तु को देखना होता है हमें, किसी वस्तु के प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष की आवश्यकता होती है। तो इंद्रिय के माध्यम से इंद्रिय में एक व्यापार उत्पन्न होता है, क्या? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जो परसेप्शन वाला व्यक्ति है, जो प्रत्यक्ष करता है, जिसको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है, करण का यूज करता है अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए। उसी प्रकार से अनुमिति ज्ञान जो है, अनुमिति ज्ञान को उत्पन्न करने वाला अनुमान होता है। अनुमान, अनुमिति ये जो है ये फल है, अनुमान करण है। अनुमान करण है, और करण की परिभाषा मैंने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, ये पढ़ा था हम लोगों ने। इसका मतलब यह है समथिंग विच इन्वॉल्व इन सम फंक्शन, कुछ है जो किसी फंक्शन में इन्वॉल्व है। जैसे प्रत्यक्ष में हमने देखा, प्रत्यक्ष में क्या था? इंद्रिय है, इससे क्या हुआ? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और इससे क्या हुआ? प्रतिज्ञान हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो यह इंद्रिय जो करण है, क्यों? क्योंकि इंद्रिय में ही इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्न होता है। तो ये इंद्रिय कैसा है? व्यापार वाला है, इंद्रिय व्यापार वाला है। इसीलिए जो व्यापार वाला कारण है, जो व्यापार वाला कारण है, वो व्यापार वाला कारण क्या? करण कहला गया, करण हो गया। इसी प्रकार से अनुमिति जो है, अनुमिति ज्ञान जो हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, अनुमिति ज्ञान का जो करण है वो अनुमान है। अनुमिति ज्ञान का करण अनुमान है। जैसे मैं आपसे इससे पहले आपको बताया था, एक बार हम लोगों ने बात की थी कि मान लीजिए कि आपके सामने किचन में आप देखते हैं अग्नि है, आग है, आप अपने आंख से देखते हैं, वहां इंद्रिय चक्षु और फायर, अग्नि के बीच में सन्निकर्ष होता है और आपको वहनी का ज्ञान होता है। तो ये जो वहनी का ज्ञान हो रहा है, ये वहनी का ज्ञान कैसा है? वहनी का प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये वहनी का प्रत्यक्ष ज्ञान है। लेकिन आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने धूम को देखा, धूम को देखा, और धुआं को देख के आपने वहनी का ज्ञान किया, यहां आग है, यहां भी वहनी का ज्ञान है, यहां भी वहनी का ज्ञान है। लेकिन वहनी का ज्ञान कैसा ज्ञान है? ये अनुमिति ज्ञान है। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है जिसपे भरोसा है आपको, उसने आपको कहा कि यहां आग है, वहनी है, वहां भी आपको वहनी का ज्ञान हो गया। लेकिन वहनी का क्या होगा? शाब्द बोध हुआ, शाब्द बोध हुआ। ये वहनी का ज्ञान भी वहनी का ज्ञान है, ये वहनी का ज्ञान भी वहनी का ज्ञान है, ये वहनी का ज्ञान भी वहनी का ज्ञान है। लेकिन तीनों ज्ञान में फर्क है। क्या फर्क है? क्योंकि ये जो वहनी का ज्ञान है ये प्रत्यक्ष द्वारा उत्पन्न हो रहा है, ये वहनी का ज्ञान जो है अनुमान के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, और ये वहनी का ज्ञान
शब्द के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। तो तीनों वहनी का ज्ञान होने के बावजूद तीनों ज्ञान में अंतर है। क्यों? प्रक्रिया भेद से। तीनों की प्रक्रिया अलग है, इसलिए फल भी अलग अलग होंगे, फल भी अलग अलग होंगे। तो अब देखिए कि मैं कुछ आपको अनुमान के इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया भेद से ज्ञान में भेद हो गया। अब देखिए पर्वत पर मैंने बार बार कहीं देखा देखिए मैंने कई बार देखा, मैंने कई सारे केसेस, एक दो तीन बहुत सारे केसेस मैंने परसीव किया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ 10 केसेस मैंने परसीव किया। और क्या परसीव किया कि धूम एंड वहनी एग्जिस्ट टुगेदर, दे शेयर सेम लोकस। धूम और वहनी बिल्कुल एक ही आधार में एक ही जगह रहता है, सेम लोकस को शेयर करता है। कई बार देखा, देयर इज अ को लोकेशन शेयरिंग वन एंड द सेम लोकस। ये मैंने कई बार देखा, ऑब्जर्व किया, और कई बार ऑब्जर्व करने के बाद और कुछ कई बार जब ऑब्जर्व किया तो हमने हमने क्या किया, रूल ऑफ एसोसिएशन तैयार किया। कई बार इसको देखा, धूम और बहनी, धूम और बहनी, धूम और बहनी। एक बार देखा तो हमने एक रूल ऑफ एसोसिएशन तैयार किया। क्या किया कि जहां जहां धूम है, यत्र यत्र धूम है तत्र तत्र बहनी। एंड रिलेशन बिटवीन, यहां जो धूम और वहनी के बीच में संबंध है, ये वेरिएबल रिलेशन नहीं। एक भी ऐसे स्थल नहीं होंगे जहां धूम होगा लेकिन वहनी नहीं होगा। यह संभव नहीं है। इन सम केसेस दिस रूल आर ट्रू एंड इन सम केसेस दिस इज फॉल्स। कुछ में धूम और वाहिनी साथ में है, कुछ में नहीं है, ये संभव नहीं है। तो धूम और वाहिनी के बीच में हमने संबंध स्थापित कर लिया कि वो सारे स्थल जहां धूम है वहां वहनी है। अब धूम और वहनी के बाद हमने वहनी और धूम के बीच के संबंध को देखने का प्रयास किया। तो वहनी और धूम के स्थल में हमने देखा कि ट्यूबलाइट हमारा, देखिए यह वहनी है लेकिन धुआं नहीं है। ऐसे ही हीटर जलाते हैं हम, वहनी है लेकिन धूम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे स्थल हैं भाई, जहां जहां धूम है वहां वहां वहनी तो है, लेकिन जहां जहां इस नियम को क्या देखेंगे हम, यहां मैं देखता हूं कि धूम और वहनी में एक भी एक्सेप्शन हमें नहीं मिलता है। जहां जहां धूम होता है वहां वहनी अवश्य होता है। लेकिन इस केस में मुझे एक्सेप्शन मिलता है। कैसे? ट्यूबलाइट, बल्ब। इसलिए ये रिलेशन नहीं हो सकता। मैंने नियम बनाया, मैंने क्या कहा कि ऐसा एसोसिएशन, धूम और वहनी के बीच में ऐसा एसोसिएशन है कि धूम के सारे स्थलों पर
एक भी ऐसा जगह नहीं है जहां धूम है तो बहनी नहीं है। ऐसा कोई अपमान, ऐसा कोई प्रमाण, ऐसा कोई नहीं मुझे मिलेगा कि जहां धूम है लेकिन बहनी नहीं। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं है। तो मैं कहा कि ऐसा नियम बनाना है, ऐसा एसोसिएशन बनाना है कि जिसका एक भी एक्सेप्शन नहीं मिले। इसमें एक्सेप्शन है, इसीलिए ये नहीं होगा। यहां कुछ जगहों पे ट्रू भी होगा, कुछ पे फॉल्स भी होगा। कुछ पे ट्रू होगा, कुछ केसेस में कुछ फॉल्स हो जाएगा। इसलिए ये रिलेशन नहीं चलेगा। इस रिलेशन में क्या है, इन ऑल केसेस दिस इज ट्रू, हमेशा ट्रू रहेगा। तो जहां जहां धूम है वहां वहां बहनी। और इसके लिए हमने क्या कहा कि एक बनाया धूम और बहनी। ये कहा कि ये, सॉरी, ये धूम है और ये पूरा एरिया जो है ये बहनी का है। अब देखिए, धूम के सारे स्थलों पर, धूम के सारे स्थलों पे वहनी तो है। ये जहां इस एरिया में जहां जहां धूम है, धूम का जो एरिया है वहां वहनी जरूर रहेगा। लेकिन वहनी के एरिया में धूम रहेगा ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि जहां जहां धूम है वहां वहनी है। ये नियम मैंने नहीं बनाया कि जहां जहां वहनी है वहां धूम है। अगर मैं ये नियम बनाऊंगा कि जहां जहां वहनी है वहां धूम है, इन स्थलों पे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ ट्रू हो जाएगा। इसलिए वहनी और धूम के बीच का संबंध को हम साहचर्य संबंध नहीं कह सकते हैं, लेकिन धूम और बहनी के बीच के संबंध को साहचर्य संबंध कहते हैं। एक नियम तो बन गया, जहां जहां धूम है वहां वहनी है। और यहाँ देखिए, यहाँ नो फायर, फायर भी नहीं है, एंड नो धूम, नो धूम। इसलिए मैंने कहा कि जहां 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 वहनी का अभाव है वहां वहां धूम का भी अभाव है। लेकिन मैं कहूं जहां जहां धूम का अभाव है वहां वहनी का अभाव, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, धूम और बहनी से चार सेट बन सकते हैं। स्मोक है, फायर है, प्लस स्मोक प्लस फायर। ठीक है, स्मोक नहीं है, फायर है। स्मोक है, फायर नहीं है। स्मोक, फायर भी नहीं है और स्मोक भी नहीं है। ये दोनों नियम गलत हो जाएंगे। केवल यही दोनों एसोसिएशन ठीक रहेगा कि जहां 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 धूम है वहां वहां वाणी है, जहां जहां वाणी का अभाव है वहां वहां धूम का अभाव है। ये एसोसिएशन मैंने बनाया, मैं जनरलाइज किया मैंने इसे। एक जो है, एक और है, एक और रियलिटी को हम देखते हैं कि जगत के सारे पदार्थ कैसे हैं। मैंने बताया जगत के सारे पदार्थ कैसे, इसको जान सकते हैं हम। जिसको नहीं जान सकते वो पदार्थ नहीं है, तो ज्ञेयत्व। और सभी को भाषा में हम कह सकते हैं अविधेयत्व। मैंने बताया ना कि जगत के सारे पदार्थों को मैं जान सकता हूं, जगत का सारा पदार्थ मेरे ज्ञान का विषय बन सकता है, मतलब ज्ञेयत्व, जानने योग्य है। और सारे पदार्थ को भाषा में कह सकता हूँ, लैंग्वेज, हम भाषा में सब ज्ञान कहा सकता है, इसलिए अविधेयत्व। तो अब भाई बताओ कि इसको ना तो मैं छोटा कर सकता हूँ ना बड़ा कर सकता हूँ। जगत से बाहर क्या है, बड़ा भी नहीं कर सकता, छोटा भी नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए कि ये जो व्याप्ति है, जहां जहां ज्ञेयत्व है वहां वहां अवधेयत्व है, जहां जहां अवधेयत्व है वहां वहां ज्ञेयत्व है। इसका अभाव तो हो ही नहीं सकता। तो ये जो व्याप्ति है ये जो व्याप्ति है समव्याप्ति है। ये व्याप्ति समव्याप्ति है, यहां दोनों का एरिया बराबर है। और ये जो व्याप्ति है, ये व्याप्ति विषम व्याप्ति, विषम व्याप्ति। अब जब दोनों के लेके मैंने रूल बनाऊंगा, दोनों को लेके जब मैंने रूल बनाया तो मैं नियम बनाया कि जहां जहां धूम है वहां वहां वहनी है, जहां जहां वहनी का अभाव है वहां वहां धूम का अभाव है।
और ये जो नियम है, ये दोनों जो संबंध है, धूम और वहनी के बीच के संबंध, इसमें ऐसा कोई केस आपको नहीं मिलेगा जिसका अपवाद हो। इसीलिए धूम और बहनी के बीच के संबंध इनवेरिएबल रिलेशन है, इनवेरिएबल रिलेशन है। इसको कहा गया व्याप्ति, इसी संबंध को कहा गया व्याप्ति, नियत सहचार्य संबंधो व्याप्ति, नियत सहचार्य संबंधो व्याप्ति। अब देखिए कि कोई व्यक्ति, किसी को पहले व्याप्ति ज्ञान हो गया है और व्याप्ति ज्ञान हो रहा है, सॉरी एक चीज में छूट गया, हाँ, जो धूम का ज्ञान है, धूम का ज्ञान वहनी का ज्ञान नहीं दे पाएगा अगर मुझे व्याप्ति का ज्ञान नहीं होगा। इन्फरेंस तभी, अनुमान तभी संभव हो पाएगा जब आपको व्याप्ति का ज्ञान रहेगा। व्याप्ति ज्ञान के बिना ये संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रोसेस शुरू होने से पहले व्याप्ति का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब देखिए, कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते में जा रहा है और उसे कहीं जो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, भाई, जो जहां आग डायरेक्ट दिख नहीं सकती, लेकिन आपको वहां दिखा धूम, उसे धूमक ज्ञान हुआ। रास्ते में जा रहा है, उसे देखा पर्वत पे धुआं, आग धुआं उठ रही है, धुआं का प्रत्यक्ष हो गया, उसको धूमक ज्ञान हो गया। लेकिन ये जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को धूमक ज्ञान हो रहा है, उस व्यक्ति को पहले से व्याप्ति का ज्ञान है। और ऐसा व्यक्ति जिसको पहले से व्याप्ति का ज्ञान है, वो व्यक्ति धूमक ज्ञान को देखा, धूम को देखा। अब बताओ कि व्याप्ति चूंकि एक संबंध है, व्याप्ति चूंकि एक संबंध है, और मैंने कहा कि संबंध कैसा होता है, द्विष्ठा, द्विष्ठा संबंध। जो यहां जैसे देख रहे हैं आप, तो धूम और वहनी, इसके बीच क्या संबंध है, धूम और वहनी के बीच संबंध है। संबंध जब भी होगा दो वस्तुओं के बीच में होगा, ये दोनों क्या कहलाएंगे, संबंधिन, संबंधिन, संबंध। धूम और ये भाई, दो वस्तुओं, धूम और वहनी में संबंध है। संबंध तो एक अलग एंटिटी है। जैसे मैं कहता हूं कि देखिए, ये बायां हाथ है और दायां हाथ है, हस्तौ संयुक्तौ, तो बायां हाथ तो बायां हाथ ही है, दायां हाथ तो दायां हाथ ही है। इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध है, संयोग। और संयोग का है, दोनों में है। ऐसे ही धूम और वहनी दो अलग अलग एंटिटी है, इन दोनों एंटिटी के बीच में एक है संबंध। ये दोनों क्या कहला, संबंधी, ये दोनों कहला संबंधी। संबंध रिक्वायर, संबंध को आवश्यकता होती है संबंधी की। अब क्या हुआ कि अगर दोनों में से, अगर आपको संबंध का ज्ञान पहले से है और आपको एक वस्तु का ज्ञान हो गया, एक एक नियम दिया है, कहता है एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी का स्मारकम। एक संबंधी का जो दो है ना, या धूम और वाणी है, संबंध है, तो भाई अगर संबंध है, संबंध का ज्ञान है किसी को, तो ये संबंधी और ये संबंधी है। संबंध का ज्ञान किसी को है और एक संबंध का ज्ञान हुआ, जैसे एक संबंधी का ज्ञान हुआ, दूसरा संबंधी उसको याद आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, तो ऐसा व्याप्ति वाला जो व्यक्ति है, जैसे धूम को देखा कि उसका जो ज्ञान है व्याप्ति का, वो व्याप्ति का ज्ञान उसको स्मरण आ गया, व्याप्ति ज्ञान उसको स्मरण आया। अब जैसे उसको व्याप्ति के ज्ञान स्मरण आया, सोचा अच्छा, ओ ये धूम कैसा धूम है, ये धूम, दिस धूम इज सच धूम, ये धूम ऐसा धूम है, धूम कैसा धूम है, पर्वत पर जो धूम है वो कैसा है, वहनी व्याप्य है, वहनी व्याप्ति वाला है। पर्वत पे धूम कैसा है, पर्वत पर जो धूम है, पर्वत पर जो धूम है, पर्वत पे जो धूम है वो कैसा है, व्याप्ति विशिष्ट है।
बताऊंगा डिटेल में, चिंता नहीं करना है अभी। पर्वत पे जो धूम है, ये धूम जो देखा, पहली बार धूम देखा, धूम को देखा, उसको व्याप्ति याद आ गई। जैसे उसको व्याप्ति है, उसको लगा अच्छा पर्वत पे जो धुआं दिखाई दे रहा है ना, ये व्याप्ति वाला है, व्याप्ति वाली, पर्वत पे धूम दिखाई दे रहा है, व्याप्ति वाला है, ये इसको याद आया। और इसी ज्ञान को बोलते हैं परामर्श, इसी ज्ञान को बोलते हैं परामर्श। और परामर्श ज्ञान के बाद उसको अनुमिति होता है, अनुमिति ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, अनुमिति ज्ञान होता है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ कि बताऊंगा डिटेल में कल, कि एक तरफ तो हमने देखा कि व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम माना, और एक तरफ क्या देखिए, अगर ऐसे मानिएगा आप तो कर्म तो व्याप्ति होना चाहिए, क्योंकि व्याप्ति हुआ ये, व्यापार हुआ ये, फल होना चाहिए ये। लेकिन न्याय दर्शन तर्क संग्रहकार परामर्श को मान रहा है अनुमान, और परामर्श को जब अनुमान मान रहा है तो एक जो है फलायोग विच्छिन्नम कारणम करणम, इस करण के द्वारा इसको मान रहा है। ये कल डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी इसको समझिए, प्रोसेस को समझिए। पहले इसको धूमक ज्ञान हुआ, व्याप्ति ज्ञान पहले से है, जैसे धूम का ज्ञान हुआ उसको व्याप्ति का स्मरण आया, और जैसे उसको व्याप्ति का स्मरण आया तो अच्छा पर्वत पर जो धुआं है वो कैसा व्याप्ति वाला है, व्याप्ति विशिष्ट है। और जैसे ये इसको हुआ, अपने आप इसको वहनी का ज्ञान हो गया, या अनुमिति ज्ञान हो गया, ऐसा ये कहता है। इसको आज मैंने शुरू किया अनुमान को, इसको डिटेल में हम लोग अब इसको जो है, आज मैंने केवल पूर्व पीठिका बताई है, डिटेल में इसको हम जो है कल अनुमान को देखेंगे। तो ये आज का है, तो आप लोग बताइए अब। जी बताइए। बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। अनुमान अच्छे समझ